पहिना इंजीनियर सुभाष चंद्र शाह जी के सेहो आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियै। श्रीमती आरती झा जी के सेहो आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह। श्रीमती आरती झा जी के सेहो आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह। अपन विराट पहिना इंजीनियर सुभाष चंद्र शाह जी के सेहो आसन ग्रहण करबाक वास्ते आग्रह करै छियै। मैथिली विकास कोष द्वारा आयोजित जनकपुर धाम साहित्य कला तथा नाट्य महोत्सव 2078 इस कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं मैथिली विकास कोष के अध्यक्ष श्रद्धेय श्री जीतनाथ चौधरी जी, कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि पूर्व प्रधानमंत्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष माननीय माधव कुमार नेपाल जी, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री लाल बाबू राउत गद्दी जी, मंचासीन प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रीगण, पूर्व संविधान सभा एवं संघीय संसद के माननीय सदस्यगण, विभिन्न पार्टी के प्रतिनिधि एवं माननीय सांसदगण, प्रदेश सभा के माननीय सदस्यगण, मंच पर आसीन विभिन्न क्षेत्र के साहित्यिक, प्राज्ञिक, कला, लेखन, तमाम क्षेत्र के लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वगण, कार्यक्रम में उपस्थित सभी साहित्य कला प्रेमी और सहभागी संपूर्ण आदरणीय भद्र महिला और सज्जन वृंद, पत्रकार साथी, सभी लोग में हम मैथिली के मौसी भाषा भोजपुरी हमर मातृभाषा बा, तो भोजपुरी के तरफ से हम सब लोग में हार्दिक नमस्कार व्यक्त करे के चाहतनी और हार्दिक अभिनंदन भी करे के चाहतनी। सबसे पहले मैथिली विकास कोष जे अनेक बड़का कार्यक्रम आयोजन कैले बा, हम कार्यक्रम के संपूर्ण सफलता के शुभकामना देवे के चाहतनी और अपने से माफी मांगतनी कि हमरा पूर्ण रूपे न मैथिली बोले ना आई, तो भाषिक त्रुटि के कारण हम अपन बात हिंदी में रखे के चाहतनी। तो सबसे पहले मैं फिर से एक बार आपके आयोजन के लिए साधुवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि आप इस क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिससे इस क्षेत्र के एक भाषिक विकास के लिए और भाषा से जुड़ा हुआ संपूर्ण विकास के लिए इससे बहुत बड़ा टेवा पहुंचेगा समाज में। मैं शुभकामना के लिए उपस्थित हुआ हूं। मैं दो दृष्टांत मात्र रख करके फिर मैं चला जाऊंगा। एक कथा के रूप में मैं दो बात रखूंगा। एक गृहस्थ आदमी रामायण के बहुत बड़े ज्ञाता थे। रामायणी तुलसीकृत रामायण उनके हाथ में हरदम रहता था और वो यात्रा कर रहे थे, हाथ में रामायण लिए थे, गृहस्थ आदमी थे। वो अपने पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे, ट्रेन की सवारी कर रहे थे। एक स्टेशन पर उनको चढ़ना था, पटरी छूट गई स्टेशन पर और वो चढ़ गए रेल पर। रेल पर चढ़ने के बाद वो देखते हैं कि मेरी पत्नी तो छूट गई, और वो कहने लगी मेरी पत्नी छूट गई, मेरी पत्नी छूट गई। हाथ में लिए थे तुलसीकृत रामायण। एक बुजुर्ग आदमी वहाँ, हमारे छोटे महंत साहब हैं यहाँ, रामायण के बहुत जानकार बैठे थे। उन्होंने कहा कि भाई आप कौन हैं? तो कहे मैं रामायण
रामायणी हूँ, तुमको दिखाई नहीं देता मैं रामायण लिया हूँ। फिर क्या हुआ, तुम पत्नी कैसे छूट गई? तो कहा कि पत्नी मेरी छूट गई, हुआ क्या, बहुत वेदना में हो? उन्होंने कहा कि पत्नी छूट गई मेरी स्टेशन पर। तो उन्होंने कहा कि रामायण आप लिए हैं कि खाली पढ़ते हैं? पढ़ते भी हैं, इसको जानते भी हैं। तो कहा कि आपको दिखाई नहीं देता मैं इतना बड़ा रामायणी हूँ, रामायण लिया हूँ, मैं रोज इसका पाठ करता हूँ, पढ़ता हूँ। तब उन्होंने कहा कि अरे तब तुम रामायणी भी हो और फिर कहते हो कि मेरी पत्नी छूट गई स्टेशन पर, तो या तो तुम पढ़ते नहीं हो या जानते नहीं हो या इसका ज्ञान नहीं है, नहीं तो उन्होंने कहा कैसे आप कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री रामचंद्र जब अपने पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे तो उनको नाव पर चढ़ना था, तो उन्होंने क्या किया? तो तब उनको समझ में आया कि वो तो उन्होंने तो पढ़ा, उसको स्मरण किया कि तिरिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। मतलब यदि पत्नी के साथ यात्रा करते हैं तो पत्नी को चढ़ा करके ही ट्रेन में, किसी नाव में, किसी साधन में, तब अपने को चढ़ना ये ज्ञान है। और इस ज्ञान को जानते हुए खाली रटंतु विद्या का अगर आपको ज्ञान हो गया है तो ये ज्ञान काम लगने वाला नहीं है। दूसरी बात, मैं पृष्ठभूमि को सुना, उसी से जुड़ता हुआ विषय कहता हूं। सीता का दूसरा नाम वैदेही है और मैथिली भी है, अभी सुना। और वो मैथिली जी को जब संकट आया, वो भी 2 अक्षर से शुरू था, तिरिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, और ये भी 2 अक्षर से शुरू होता है। जब जिनको अस्तित्व पर रक्षा हुआ, खतरा हुआ, और रावण जब उनको हर करके ले गया लंका और उनसे संवाद करने लगा, तो फिर तुलसीदास जी वहां लिखते हैं कि तृण की ओट धरी बोली। तृण शब्द का प्रयोग वहां, तृण धरी ओट बोली, बोली वैदेही, मतलब वो तृण, तृण मतलब आप सब जानते हैं, मुझे व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जो उस वाटिका का सबसे छोटा विषय था, सबसे तुच्छ विषय था, एक छोटा सा घास, जब उनको आवश्यकता पड़ा तो उसका अस्तित्व को उन्होंने स्वीकार किया, उसका ओट रखा। ओट शब्द को मैं व्याख्या नहीं करूंगा, आप सब जानते हैं कि कितना बड़ा शब्द है ओट। और उस ओट को धारण कर, उस ओट को पकड़ने के लिए उन्होंने घास का सहारा लिया। मैं ये बात यहाँ इसलिए जोड़ना चाहता हूँ कि जो सबसे शक्तिशाली माँ है, माँ जानकी, उनको भी जब एक घास का अस्तित्व को जब वो स्वीकार करती हैं, तब जाकर के ये प्रकृति, तब जाकर ये देश, समाज एक समभाव से चलता है। आज अवस्था ये है, आज किस बात का द्वंद्व है? एक का संघर्ष अस्तित्व रक्षा का है और दूसरा का अस्तित्व, दूसरा बात है दूसरे को अस्तित्व समाप्त करने का। समाज में जो द्वंद्व है, एक अपना अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रहा है और दूसरा दूसरे के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए वो दृढ़ संकल्पित है, काम करता है और वो गतिविधि करता है। मेरा इसमें नम्र निवेदन है कि यदि हम समाज में रहे लोग, यहाँ के बुद्धिजीवी, यहाँ के नागरिक, यहाँ के पत्रकार, यहाँ के राज्य व्यवस्था, यहाँ के समाज, यदि हम एक दूसरे के अस्तित्व को सहज स्वीकार कर ले तो समस्या समाधान का मात्र, समस्या समाधान का बिंदु वहीं से प्रारंभ हो जाता है। और आज के इस महान ये आयोजन में मैं ये आग्रह करता हूँ विनम्रता पूर्वक कि हम एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें, चाहे वो भाषा के संदर्भ में ही क्यों न हो, चाहे वो राजनीति के संबंध में ही क्यों न हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था के संबंध में ही क्यों न हो, चाहे समाज रूपांतरण के सवाल पर ही क्यों न हो, हम एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करें। आज समस्या यहाँ है कि हम एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे गर्व है कि नेपाल के जो अभी वर्तमान परिस्थिति है, केवल तत्कालीन प्रदेश नंबर 2 आज का मध्य प्रदेश एकमात्र प्रदेश है जिसने पहचान पर आधारित अपने नाम को यहाँ स्थापित किया और पूरे देश में एक मैसेज दिया कि मध्य प्रदेश एक पहचान से जुड़ा हुआ प्रदेश है। और इस मध्य में 12%
भाषा में रहने वाले भोजपुरी भाषी भी गर्ववान महसूस करते हैं, गर्वान्वित महसूस करते हैं। धनुषा महोत्सव के मैथिली भाषी को भी गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, यहाँ के बज्जिका भाषी को भी गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, यहाँ के अन्य भाषी मुसहर भाषा बोलने वाला को भी ये गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि यह सभी का अम्ब्रेला पहचान है मधेश, और इसको हमने स्थापित किया है, यहाँ की प्रदेश सभा ने स्थापित किया है। और इस पर मैं आज फिर से खुशी व्यक्त करना चाहता हूँ। हम आज से सभी लोगों को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि इस प्रदेश का नाम मधेश प्रदेश हुआ है, और इससे सभी का एक पहचान का रास्ता, पहचान का मार्ग यहाँ से प्रशस्त हुआ है। स्वाभाविक है कि हम मैथिली भाषी को, ये इस प्रदेश का सबसे बेसी आबादी में बोलने वाला भाषा है मैथिली, मैं उनका सम्मान करता हूँ। भोजपुरी के सम्मान भी मैथिली भाषी लोग करें, ये मांग करता हूँ, और दोनों मौसिया भाषा मिलकर के एक समृद्ध भाषा हम लोग निर्माण करें। तीसरी बात मैं अंत में कहता हूँ कि मूल में गड़बड़ी है, संविधान के धारा 7 के उपधारा 1 और 2 में गड़बड़ी है, और हम लोग उसका समाधान जनकपुर के प्रांगण में खोजेंगे तो सीता माता की ये जानकी मंदिर के प्रांगण में इसका समाधान कम मिलेगा। इसका समाधान मैं सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री जी हैं, मैं गुजारिश करता हूं, निवेदन करता हूं, निहोरा करता हूं, आग्रह करता हूं, यहां से मैसेज देते हैं कि वो जो देवनागरिक लिपि का नेपाली भाषा राष्ट्र का मूल भाषा होना चाहिए, जब तक ये संशोधन नहीं होगा तब तक नेपाल के सभी भाषाओं को समान अधिकार नहीं मिलेगा। यहाँ से बात शुरू होनी चाहिए, और वहां से जब बात शुरू होगा तब जाकर के भाषा आयोग द्वारा दिए तो प्रतिवेदन लागू होगा, तब भाषा अन्य भाषा लागू होगा। ये एक मैभाउत जो सौतेला जो एक व्यवहार है भाषा के संबंध में धारा 7 में, इसका संशोधन होना चाहिए, और तब वहां से सभी भाषा एक समान, एक धारणा, एक हैसियत में जाएगा। तब मैथिली, भोजपुरी, अवधी, बज्जिका, नेपाली, नेवारी जितने भाषा भाषी हैं सबका सम्मान होगा। फिर से मैं आयोजक को और उनके टीम के अध्यक्ष श्रद्धेय जीवनाथ चौधरी जी को, मैथिली विकास कोष को धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया है। भोजपुरी के क्षेत्र के लोग को भी मैं जाके कहूंगा कि इसी प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन हो, ताकि सभी भाषाओं का, सभी कला का, सभी साहित्य का, सभी क्षेत्र के जो इस तरह से हमारा चीज है, मूल है, उस पर लोग अंतर्क्रिया करें, संवाद करें, उसके संरक्षण हो, उसका संवर्धन हो, उसका विकास हो। यही शुभकामना देते हुए विदा होता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।